वर्किंग स्टेट मेथड। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं WSM और LSM में डिफरेंस क्या है। WSM की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी एंड LSM इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। WSM only linear stress strain behavior is considered and LSM में non linear behavior is considered. Complete properties of material must not use in WSM and LSM की बात करें तो maximum properties of material use. मेंबर साइज लार्ज होता है WSM में एंड LSM की बात करें तो मेंबर साइज लेस होता है। WSM या इलास्टिक मेथड इट इज कंसीडर होमोजेनियस मटेरियल स्ट्रेस एट एनी सेक्शन लेस देन आर इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस आर अलाउएबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस की यदि बात करें तो ऑफ स्टील एंड कंक्रीट की अलग अलग होती है। स्टील के केस में हम टाइप्स ऑफ स्टील देखते हैं, उसके बाद फिर इसकी हम ग्रेड देखेंगे और विभिन्न ग्रेड के लिए उसका वैल्यू देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए परमिसिबल स्ट्रेस यदि फाई का मान लेस देन आर इक्वल टू 20 mm है तो 140 Fe 250 के लिए और Fe 415 के लिए 230 एंड Fe 500 के लिए 275 लिया जाएगा। और फाई इज ग्रेटर देन 20 mm देन Fe 250 के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस 130 कंसीडर किया जाएगा और 415 के लिए 230 एंड 500 के लिए 275। कंप्रेशन स्ट्रेस फॉर कॉलम डायरेक्ट कंप्रेशन जो होगा वो Fe 250 के लिए 130 एंड Fe 415 के लिए 190 और Fe डैश के लिए Fe 500 के लिए डैश हो जाएगा। ऑफ कंक्रीट की यानी कंक्रीट का ग्रेडेशन के अनुसार हम बात करें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, सिग्मा CBC का मान और सिग्मा CC का वैल्यू दे रखा है। M10 के लिए सिग्मा CBC 3 और सिग्मा CC की वैल्यू 2.5 और M15 के लिए सिग्मा CBC का मान 5। सिग्मा CBC की एक तरफ बात हम करते हैं तो सबसे पहले M10 के लिए 3, M15 के लिए 5, M20 के लिए 7, M25 के लिए 8.5, M30 के लिए 10, M35 के लिए 11.5 एंड M40 के लिए 13 लिया जाएगा। यदि हम सिग्मा CC की बात करें तो M10 के लिए 2.5, M15 के लिए 4, M25 के लिए 6 और M30 के लिए 8, M35 के लिए 9 एंड M40 के लिए 10 कंसीडर किया जाएगा। अगर WSM और इलास्टिक डिजाइन में कंसीडर अगर WL एंड EL डिजाइन में कंसीडर है तो परमिसिबल स्ट्रेस स्टील एंड कंक्रीट दोनों के लिए होगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं ES अपॉन EC इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। M इक्वल टू 2 × 10⁵ 1 + थीटा अपॉन
5000 अंडर रूट एफ सी के हो जाएगा। व्हेन क्रीप इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड, m इजकल टू 2 इंटू 10⁵ अपान 5000 अंडर रूट एफ सी के हो जाएगा। व्हेन पार्शियली क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर, तब m का वैल्यू होगा 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम सिग्मा सी बी सी का मान न्यूटन पर mm स्क्वायर में ग्रेड के विभिन्न ग्रेड के लिए अलग अलग देखते हैं और उसके बाद m का मान फिर भी देख सकते हैं। M15 के लिए 5 लिया जाएगा, M20 के लिए 7, M25 के लिए 8.5 एंड M30 के लिए 10, M35 के लिए 11.5 एंड M40 के लिए 13 कंसीडर किया जाएगा। m इजकल टू 280 अपान 3 सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। M15 के लिए 18.66 और M20 के लिए 13.33, M25 के लिए 10.98, M30 के लिए 9.33 एंड M35 के लिए 8.11 तथा M40 के लिए 7.17 कंसीडर किया जाएगा। अजम्पशन ऑफ WSM, यदि हम अजम्पशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रेन डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लीनियर, वैलिड फॉर नॉर्मल proportion beam, not valid for deep beam, LE लेंथ अपॉन डेप्थ का यदि रेशियो लेस देन 2 है तो सिंपली सपोर्टेड बीम, यदि L अपॉन D का मान ग्रेटर देन 2.5 हो गया तो वहाँ कंटिन्यूस बीम में कैलकुलेट किया जाएगा। ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन बाय स्टील ओनली, कह रहा कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो केवल स्टील के द्वारा टेकन किया जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज निगलेक्टेड एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। वैलिड क्रैक सेक्शन की यदि हम बात करें तो यदि F का मान ग्रेटर देन FCR, देन नॉट वैलिड सेक्शन की यदि हम बात करें तो अनक्रैक्ड सेक्शन जिसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर F का मान लेस देन आर इक्वल टू FCR होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज स्ट्रेट लाइन। मॉडुलस ऑफ रेशियो का मान जो होगा 280 अपान 3 सिग्मा CBC लिया जाएगा। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कांस्टेंट। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान जो होगा ECL इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्समेंट सेक्शन बाय WSM। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ ए रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ a reinforcement cement concrete section is equal to AC plus MASC। ये आप देख सकते हैं, इसका सेक्शन दिया गया है, इसमें कैपिटल D ओवरऑल डेक्स है, XA इफेक्ट इसका न्यूट्रल एक्सिस से की डेप्थ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको। अब आइए एक एक करके इसको हम देखते हैं। एक्चुअल, इसमें पहला है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम XA
से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो एक ऐसा एक्सिस जिस पर स्थित मॉड्यूलस मॉलिक्यूल्स में ना ही किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन होता है और ना ही स्ट्रेस जनरेट होते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। इसके हम फार्मूला की यदि बात करें तो बी एक्स ए डॉट एक्स ए अपॉन टू इजकल टू एम ए एस टी कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का यदि हम परसेंटेज टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 50x² अपॉन एम डी कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सी की यदि हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है m इंटू सिग्मा सी बी सी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी हो जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यदि हम डिफिनीशन देखें तो न्यूट्रल एक्सिस की वह गहराई जिस पर स्टील एंड कंक्रीट दोनों एक साथ अपनी परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाते हैं, वह सेक्शन का क्रिटिकल डेप्थ कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस। इसे एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स सी इक्वल टू के इंटू डी, जहाँ पर के न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है जो कि ग्रेड ऑफ स्टील पर केवल डिपेंड करता है। यदि हम के की बात करें तो ग्रेड ऑफ स्टील एक तरफ दिया गया है सिग्मा एस टी और के। एफ ई 250 के लिए सिग्मा एस टी का मान 140 लिया जाता है, एफ ई 415 के लिए 230 और एफ ई 500 के लिए 275 लेते हैं। इस प्रकार यदि हम के का वैल्यू निकालेंगे तो एफ ई 250 के लिए 0.4 निकल के आएगा और एफ ई 415 के लिए 0.228 और एफ ई 500 के लिए 275 जो कि के का मान 0.253 निकल के आता है। यदि हम के का फाइनल फार्मूला की यदि हम बात करें इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा एस टी हो जाएगा। इफ सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी इक्वल टू आर देन के इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस आर हो जाता है, जहाँ पर आर इक्वल टू सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी बी सी हो जाएगा। लीवर आर्म की यदि हम बात करें तो कंप्रेशन फोर्स के सीजी से टेंशन फोर्स के सीजी के जो बीच की लंबवत दूरी होती है वही हमारा लीवर आर्म कहलाता है। इसका यदि हम फार्मूला देखें तो एल ए इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डी माइनस एक्स ए अपॉन 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यदि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो फ्रॉम कंप्रेशन साइड एम आर इक्वल टू सी इंटू लीवर आर्म और इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 सी ए डॉट बी एक्स ए कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपॉन 3 हो जाएगा। फ्रॉम टेंशन साइड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो टी ए इंटू ए एस टी इंटू कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपॉन 3 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया। टाइप्स ऑफ सेक्शन, पहला इसमें देखते हैं अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। यदि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ का जो मान होता है वो लेस देन एक्स सी हो जाएगा तो सेक्शन अंडर रेनफोर्समेंट कहलाएगा।
सी ए लेस देन सिग्मा सी बी सी एट मैक्सिमम टेंसाइल एरिया टी ए अपान एम इजकल टू सिग्मा एस टी अपान एम एट फेल्योर टी ए अपान एम ग्रेटर देन सिग्मा एस टी अपान एम ए एस टी प्रोवाइड का जो मान होता है लेस देन होता है ए एस टी बैलेंस के। स्टील फेल फर्स्ट सो इसलिए हम इसे टेंशन फेल्योर या डक्टाइल फेल्योर बोलते हैं, या फिर हम इसको सेकेंडरी कंप्रेशन फेल्योर भी बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, तो इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कंप्रेशन साइड की यदि हम बात करें तो हाफ 1/2 सी ए इन डॉट बी एक्स ए कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपान 3 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं बैलेंस्ड सेक्शन की बात करें तो इसमें जो एक्स ए होता है वो एक्स सी के बराबर हो जाता है और सी ए इजकल टू सिग्मा सी बी सी और टी ए अपान एम का मान सिग्मा एस टी अपान एम के बराबर हो जाता है। ए एस टी प्रोवाइड इजकल टू ए एस टी बैलेंस एंड स्टील एंड कंप्रेसर दोनों एक साथ फेल होते हैं बैलेंस्ड सेक्शन में। और इन कंप्रेशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 1/2 सिग्मा सी बी सी बैलेंस्ड बी एक्स ए कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपान 3 हो जाएगा। यही सेम फार्मूला अंडर रेनफोर्समेंट में भी कंप्रेशन के लिए रहता है, लेकिन वहाँ पर टेंशन के लिए जो है वो चेंज हो जाता है। कंप्रेशन के लिए अलग रहता है, टेंशन के लिए सेम रहता है। ठीक, सॉरी। तो अब इसमें बैलेंस्ड सेक्शन में टेंशन के लिए जो इन टेंशन एम आर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपान 3 हो जाएगा। रिक्वायरमेंट डेप्थ निकालने के लिए हमको एक फार्मूला याद रखना है, डी इक्वल टू अंडर रूट एम आर अपान क्यू इंटू बी, जो कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू क्यू इंटू बी डी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, उससे निकाल कर आप जो है डी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको फार्मूला याद रखिएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट एम आर अपान क्यू बी हो जाएगा। और जहाँ क्यू का मान क्यू का भी एक फार्मूला निकल के इसमें से आता है 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू जे, जहाँ पर जे लीवर आर्म फैक्टर होता है, जे इक्वल टू 1 माइनस वी अपान 3 हो जाएगा, जहाँ वी डिपेंड अपान ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। यदि ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस का मान जो होता है ग्रेटर देन हो जाता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के, एंड सी ए इक्वल टू हो जाता है सिग्मा सी बी सी, सी ए इक्वल टू सिग्मा सी बी सी हो जाता है। ए एस टी प्रोवाइड ग्रेटर देन ए एस टी बैलेंस के और टी ए अपान एम लेस सिग्मा एस टी अपान एम के। तो एट फेल्योर सी ए इज ग्रेटर देन सिग्मा सी बी सी, सी ए ग्रेटर देन सिग्मा सी बी सी, कंक्रीट फेल फर्स्ट, सो वी कैन से दैट कंप्रेशन फेल्योर और ब्रिटल फेल्योर, या इसको हम प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर भी बोल सकते हैं। इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन में तो अगर देखेंगे तो 1/2 सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स ए कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स ए अपान 3। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
इन टेंशन जोन की यदि हम बात करें तो ओवर एनफोर्समेंट में टी ए इंटू ए एस टी कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स से बाई 3 हो जाएगा। ये आप इसका स्ट्रेन डायग्राम का फार्मूला भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टी ए इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा सी बी सी एम कोष्टक के अंदर डी माइनस एक्स से अपान एक्स से। तो ये यहाँ तक हमारा सेक्शन भी हो गया। अब आगे देखते हैं हम फंडामेंटल ऑफ LSM। यह आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए सबसे न्यू मेथड है टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट की यदि हम बात करें, यह दो प्रकार का होता है मेनली। एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड सेकंड होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की यदि हम बात करें तो इसमें हमको कई प्रकार देखने को मिलते हैं। एक फ्लेक्सुरल आता है और दूसरा कंप्रेशन, तीसरा है टॉर्सन और शियर, ये सभी देखने को मिलता है। जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैकिंग और कोरोजन देखने को मेनली मिलता है। नोट पॉइंट की यदि हम बात करें तो क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड क्रीप इफेक्ट इज नॉट कंसीडर इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की यदि हम बात करें तो वह स्ट्रेंथ जो डिजाइन करते वक्त यूज की जाती है वह डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की यदि हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अपॉन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि 0.67 एफ के अपान 1.5 होता है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 एफ के निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्वल टू 0.45 एफ के हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की यदि हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है FY, यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि यहाँ पर 1.15 कंसीडर किया जाता है। इसका यदि हम मान कैलकुलेट करेंगे तो 0.87 FY निकल कर आ जाएगा। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब का मान जो होता है FCK लिया जाता है इन लैब में। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर 0.67 FCK। नोट पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है कि स्टील के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसे बेहतर क्वालिटी कंट्रोल के साथ बनाया जाता है। कंक्रीट के लिए उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रूप में लिया जाता है, जबकि स्टील के लिए उसकी यील्ड स्ट्रेंथ को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रूप में लिया जाता है। डिजाइन लोड की यदि हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इनटू पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की यदि हम बात करें तो वह लोड जिसके किसी स्ट्रक्चर के संपूर्ण जीवन में न बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है। वह लोड जिसके किसी स्ट्रक्चर के संपूर्ण जीवन काल में न बढ़ने की प्रोबेबिलिटी 95% होती है, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। नोट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड इज टू बी डायरेक्टली फ्रॉम
कोडल प्रोविजन, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड इज टू बी डायरेक्टली फ्रॉम कोडल प्रोविजन। कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड IS कोड। डेड लोड की यदि हम बात करें तो इसका प्रावधान IS 875 पार्ट फर्स्ट में दिया गया है। लाइव लोड या फिर इम्पोज लोड की हम बात करें तो IS 875 पार्ट सेकंड में इसका प्रावधान है। विंड लोड का प्रावधान पार्ट 3 में एंड सेस्मिक लोड का प्रावधान IS 1893 में किया गया है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लोड यह मेनली 3 प्रकार का होता है। लोड कॉम्बिनेशन, सेकंड है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, थर्ड है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। लोड कॉम्बिनेशन, डेड लोड प्लस, पहला है डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए, और सेकंड है डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। थर्ड है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस WL अपान विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। तो पहला यदि हम देखें तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 प्लस 1.5 और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी की बात करें तो 1+1 लिया जाता है, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो है, कोलैप्स में डेड लोड 1.5 और 1.9 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड 1.5 कंसीडर किया जाता है। जबकि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में डेड लोड 1 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को भी 1 कंसीडर करते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में थर्ड वाले में डेड लोड को 1.2, लाइव लोड को 1.2 एंड विंड लोड और अर्थक्वेक लोड को 1.2 कंसीडर किया जाता है। लेकिन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में 1 + 0.8 + 0.8 कंसीडर किया जाता है। नोट पॉइंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि डिजाइन विंड लोड एंड डिजाइन अर्थक्वेक लोड कभी किसी स्ट्रक्चर पर एक साथ नहीं कार्य करेंगे। डिजाइन विंड लोड एंड डिजाइन अर्थक्वेक लोड कभी भी किसी स्ट्रक्चर पर एक साथ कार्य नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट है कि 0.9 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डेड लोड के लिए तब लिया जाता है जब डेड लोड स्ट्रक्चर को सेफ बना रहा होता है, ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग के केस में। थर्ड पॉइंट है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अल्टीमेट तथा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी वर्किंग के लिए करते हैं। ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि हम बात करें तो कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए अलग अलग लिया जाता है। कंक्रीट के लिए WSM के केस में हम और LSM के केस में यदि हम बात करें तो सेफ्टी फैक्टर फॉर WSM 3 कंसीडर किया जाता है एंड LSM में 3.33 लिया जाता है। जबकि स्टील की यदि हम बात करें तो WSM में स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.78 एंड स्टील LSM में स्टील के लिए 1.15, जबकि सेफ्टी फैक्टर लोड 1.5 कंसीडर किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टील होता है उसमें सेफ्टी फैक्टर WSM में 1.78 एंड LSM में 1.725 लिया जाता है।
जो कि WSM में ज़्यादा इसमें लिया जाता है, और इस वाले केस में क्या होता है, WSM में कम लिया जाता है और LSM में ज़्यादा सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है कंक्रीट के केस में। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं LSM की विशेषताएं। स्ट्रक्चर का फेल्योर मटेरियल की स्ट्रेन स्ट्रक्चर का फेल्योर मटेरियल की स्ट्रेन पर डिपेंड होता है। LSM डिजाइन करने की जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है होती है, LSM से डिजाइन किए गए सेक्शन WSM के तुलना में छोटे होते हैं बट अधिक रेनफोर्समेंट वाले होते हैं। LSM में सेक्शन को अल्टीमेट लोड के लिए डिजाइन करते हैं तथा उसकी सर्विसबिलिटी का सर्विस लोड पर चेक करते हैं, जबकि WSM में सर्विस और वर्किंग लोड डिजाइन में किया जाता है कंसीडर। आगे हम देखते हैं इसके बाद LSM में अजम्पशन की। इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अंडर फ्लेक्सुरल प्लेन सेक्शन बेंडिंग के पहले तथा बाद में भी प्लेन ही रहता है, अर्थात कि क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर ही होता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दिया जाता है। कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन 0.0035 होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की हम बात करें तो ये देख सकते हैं आप, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नॉन लीनियर होता है। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन नॉट परमिटेड। कंक्रीट का ये आप देख सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। एक्चुअल करेक्टरिस्टिक स्ट्रेन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम 0.67 FCK है, जो लगभग 2/3 FCK है। 0.45 FCK ये दिया गया है। माइल्ड स्टील की इसमें हम ये डायग्राम आप देख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका फार्मूला हो जाता है, जिसका मतलब ES इक्वल टू 0.87 FY अपॉन ES कंसीडर किया जाता है। यहाँ पर यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ES इक्वल टू 0.0011 निकल कर आ जाएगा, ठीक है, स्टील के लिए। तो ES लेस देन 0.0011 और FS स्ट्रेस ऑफ स्टील इक्वल टू E एप्सिलॉन S इंटू ES हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। जो स्ट्रेन ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.001, देन FS इक्वल टू 0.87 FY हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम HYST की बात करें तो इसका आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर ये मैक्सिमम स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेन इसका मान दिया गया है 0.87 FY पान ES हो जाएगा, और इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे स्ट्रेन टोटल, तो फिर 0.002 प्लस 0.87 FY अपान ES निकल के आ जाएगा। नोट पॉइंट फर्स्ट की यदि हम बात करें तो ग्रेड ऑफ स्टील एक तरफ दिया गया है, लिमिटिंग वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 FY अपान ES हो जाएगा। Fe 250 के लिए 0.0031 एंड Fe 415 के लिए 0.0038, Fe 500 के लिए 0.0042 कंसीडर किया जाता है।
Note point 2. In reality for Fe250 grade yielding will be occur at strain of 0.0011 0.87 Fy/Es. However, IS 456 has not specified limiting value of strain for Fe250 respectively. Higher strain in mild will ensure grade ductility. So we take the limiting strain as 0.002 plus 0.87 Fy/Es equal to 0.0031 for mild steel also. टेंसाइल रेनफोर्समेंट में सिक्स पॉइंट है इसमें कि टेंसाइल रेनफोर्स में एट फेल्योर टाइम मैक्सिमम स्ट्रेन नॉट लेस दैन 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es. लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज की यदि हम बात करें तो XU लिमिट इक्वल टू 700/1100 प्लस 0.87 Fy इंटू T हो जाएगा. XU लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज XU लिमिट इक्वल टू हो जाता है K इंटू D. ग्रेड ऑफ स्टील और XU लिमिट का वैल्यू दिया गया है. आप यहाँ से देख सकते हैं Fe250 के लिए 0.53 D और Fe415 के लिए 0.48 D और Fe500 के लिए 0.46 D हो जाएगा. एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस डायग्राम का एनालिसिस किया गया है, जिसमें टोटल जो स्ट्रेन कंसीडर किया गया है वो 0.002 प्लस 0.87 Fy/Es. यहाँ पर C1 इक्वल टू 0.192 FCK इंटू BXU और X2 इक्वल टू 0.171 FCK BXU और C इक्वल टू C1 प्लस C2 इक्वल टू 0.36 FCK इंटू BXU हो जाएगा. और Y1 इक्वल टू 3/14 XU और Y2 इक्वल टू 9/14 XU निकल के आ जाता है. और यदि हम बार Y की बात करें तो C1 Y1 प्लस C2 Y2/C1 प्लस C2 इक्वल टू 0.42 हो जाएगा. T का जो T निकल के आता हो 0.87 Fy/Ast और लीवर आर्म इक्वल टू D माइनस 0.42 XU निकल के आता है. नोट पॉइंट की यदि हम बात करें तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज डिपेंड्स ओनली अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन. लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज correspond to the depth of neutral axis at which yielding of steel and concrete types place simultaneously. नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज. एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज XU की हम बात करें तो इसका फार्मूला हो जाता है 0.87 Fy इंटू AST/0.36 FCK इंटू B. यहाँ से आप यदि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेज पूछेगा तो आप निकाल कर बता सकते हैं, जिसमें हमको Fy AST और FCK का मान पहले से भी दिया रहेगा.
तो नोट पॉइंट, इफ़ AST ग्रेटर देन, AST का मान बढ़ाएंगे तब XU का मान भी बढ़ेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि शिफ्ट डाउनवर्ड, जो सेक्शन होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इफ़ AST लेस देन, स्टील का मान हम कम कर देंगे तब XU, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे शिफ्ट अपवर्ड, जो सेक्शन होगा वो ऊपर की तरह अपवर्ड में शिफ्ट होगा। पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टील इन टेंशन बेस्ड ऑन अमाउंट टेंशन स्टील इन सेक्शन। यदि हम टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात करें तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ये 3 प्रकार के सेक्शन मेनली हमको LSM में भी देखने को मिलते हैं। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन की हम बात करें तो इसमें जो टोटल स्ट्रेस, जो स्ट्रेन हम काउंट करते हैं 0.002 प्लस 0.87 FY/ES कंसीडर करते हैं, और सेम इससे ज़्यादा मतलब होना चाहिए, और बैलेंस्ड सेक्शन में यही मान इसके बराबर हो जाता है। जबकि ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में क्या होता है कि स्ट्रेन का मान जो होगा वो 0.002 प्लस 0.87 FY/ES से कम होना चाहिए। अंडर रेनफोर्समेंट में जो XU लेस देन XU लिमिट एंड FE इक्वल टू 0.45 FCK, FS इक्वल टू 0.87 FY, EC इक्वल टू 0.0035 एंड ES लेस देन ग्रेटर देन, ES ग्रेटर देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES एंड area of steel provide less than area of steel in balance। बैलेंस्ड सेक्शन की बात करें तो XU इक्वल टू XU लिमिट FE इक्वल टू 0.45 FCK और FS इक्वल टू 0.87 FY, EC इक्वल टू 0.0035 और स्ट्रेस ES का मान 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो जाएगा। AST प्रोवाइड इक्वल टू AST बैलेंस हो जाएगा। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की यदि हम बात करें तो लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES हो जाएगा। XU ग्रेटर देन, XU लिमिट FC इक्वल टू 0.45 FCK, FS लेस देन 0.87 FY, EC इक्वल टू 0.0035 और ES लेस देन 0.002 प्लस 0.87 FY/ES। AST प्रोवाइड ग्रेटर देन AST बैलेंस। नोट पॉइंट, सेक्शन हमेशा क्रशिंग ऑफ कंक्रीट की वजह से फेल करता है, स्टील कभी फेल नहीं होती, ये हमेशा यील्ड करती है। टाइप्स ऑफ फेल्योर, पहला है बैलेंस्ड फेल्योर, स्टील एंड कंक्रीट दोनों एक साथ यील्ड करते हैं। और ब्रिटल और प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर में ड्यू टू क्रशिंग ऑफ कंक्रीट ओवर रेनफोर्समेंट कारण यह देखने को मिलता है। टेंसाइल या डक्टाइल अथवा सेकेंडरी कंप्रेशन फेल्योर ड्यू टू यील्ड ऑफ स्टील के कारण यह फेल्योर देखने को मिलता है। ओवर रेनफोर्समेंट आर नॉट परमिटेड बिकॉज फेल्योर इज ब्रिटल एंड सडनली। Over reinforcement are not permitted because failure is brittle and suddenly। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो फॉर बैलेंस पे सेक्शन MR लिमिट इक्वल टू Q लिमिट
बी डी स्क्वायर अथवा एम आर लिमिट इक्वल टू 0.87 FYEST लिमिट कोष्टक के अंदर D माइनस 0.42 XU लिमिट हो जाएगा। AST फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, AST फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, AST लिमिट इक्वल टू 0.36 FCK अपान 0.87 FY इंटू XU लिमिट डॉट बी। परसेंटेज यदि हम देखें तो टेंसाइल परसेंटेज इक्वल टू AST लिमिट अपान BD इंटू 100 हो जाएगा। ग्रेड ऑफ स्टील XU परसेंटेज लिमिट और Q लिमिट और XU लिमिट कमान भी दे रखा है। Fe 250 के लिए XU लिमिट कमान 0.53D 0.53D और Fe 415 के लिए 0.48D और Fe 500 के लिए XU की लिमिट के वैल्यू 0.46D हो जाएगा। क्यों लिमिट की यदि हम बात करें तो Fe 250 के लिए 0.148 FCK एंड Fe 415 के लिए 0.132 FCK और Fe 500 के लिए 0.133 FCK हो जाएगा। अब यहीं पर परसेंटेज लिमिट की यदि हम बात करें तो Fe 250 के लिए 0.088 FCK एंड Fe 415 के लिए 0.048 FCK, Fe 500 के लिए 0.038 FCK हो जाएगा। अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो 0.36 FCK डॉट BXU कोष्टक के अंदर D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। फॉर कंप्रेशन और MR फॉर टेंशन 0.87 FYEST कोष्टक के अंदर D माइनस 0.42 XU हो जाएगा। ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन MR इक्वल टू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU कोष्टक के अंदर D माइनस 0.42 XU और MR इक्वल टू TS डॉट AST कोष्टक के अंदर D माइनस 0.42 XU निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से आता है डिजाइन ऑफ बीम। तो यहाँ पर ये आपके सिलेबस से बहुत ऊपर है, इसलिए इसको आप ना ही पढ़ें तो ज़्यादा सही है। अब आगे हम देखेंगे इसके बाद फ्लेंज सेक्शन, और फ्लेंज सेक्शन जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। जय हिंद।